हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ओरिजिन्स ऑफ कन्फेशन। ये यूनिट 50 है, सिल्विया प्लेथन कन्फेशनल पोइट्री। The work of Lowell and Rothke and other poets like Sylvia Plath, John Berryman, Annie Sexton has come to be called confessional poetry. Okay. इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फेशनल है क्या। कन्फेशनल इज रिलेटेड टू कन्फेशंस मेड इन चर्च इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एब्सोल्यूशन। ये तो सबको पता है। Thus, it is a private utterance and admission of lapses, wrongdoings, and feelings one would not normally express in public. But at the same time, it remains an utterance made before an audience, in this case, the father confessor. Confessional poetry should thus have all the ingredients of confession. It would pertain to private errors, omission, fear, phobias. Above all, it must have its roots firmly in the poet's biography. It deals with personal themes. ठीक है। इतना मैं आपसे बात करती हूँ, पहले बताती हूँ आपको कि कन्फेशनल पोइट्री के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सब बताए हैं कि कन्फेशनल पोइट्री में क्या क्या रहता है। पर्सनल थीम्स रहते हैं, ओमिशंस, एरर, प्राइवेट एरर्स, फियर्स, फोबियाज, है ना। जो कि एक पर्सन जो है जब अपने फादर से कन्फेस करता है चर्च में, वो सब चीज़ें वो अपने प्राइवेट एरर्स को, अट्रेंसेस को, जो कि उसकी प्राइवेट लाइफ में उनके गिल्ट्स को, सबको वो अपने फादर को बताता है। फादर मीन्स जो चर्च में फादर होते हैं उनको वो बताता है। ठीक है। तो कन्फेशनल पोइट्री में भी वो सब चीज़ें आती हैं और पर्सनल थीम्स भी आते हैं। द पोइट सेल्फ इज़ द पाइवट अराउंड विच हिज वर्ल्ड रिवॉल्व्स। तो जो पोइट है वो एक तरह से पाइवट है और उसके चारों ओर सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। It is an expression of personality, believing the poet's individuality to be the first reality that must be calculated with. ठीक है। मतलब इसमें only after one has come to terms with one's true self can one turn to look at the outside world. इसमें बोला गया है जब तक आदमी अपने आप को नहीं समझता ना, तो वो तब तक बाहर के संसार को नहीं समझ सकता। तो कन्फेशनल पोइट्री जो है वो ओमिशंस हैं, एरर्स हैं, जो कि पोइट की लाइफ में है, प्राइवेट एरर्स, वो सब कुछ उसमें आ जाते हैं कन्फेशनल पोइट्री में। और पर्सनल थीम्स की बात करेंगे तो द थीम्स दस आर ऑलवेज रिलेटेड टू पोइट्स ग्रोथ एंड चाइल्डहुड। मेन बात यह है कि पोइट की ही ग्रोथ से, पोइट की ही चाइल्डहुड से ये सब चीज़ें ली गई हैं। ये किसी और की जो कन्फेशनल पोइट्री है ना, किसी और के बारे में नहीं बताती है। बट इसमें मैंने अभी पढ़ा एक जगह पे कि जैसे फर्स्ट पर्सन तो यूज़ किया है, थर्ड पर्सन भी कहीं पे यूज़ किया है। ठीक है। तो मतलब व्यक्ति की ग्रोथ और चाइल्डहुड के बारे में ये सब बातें करते हैं, या उसके रिलेशनशिप के बारे में बातें की जाती हैं। अ कंपैरिजन में बी ड्रॉन विद द ऑटोबायोग्राफिकल मोड ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब इसको वर्ड्सवर्थ के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखो, वर्ड्सवर्थ ने जो है ना, जब अपनी द प्रील्यूड लिखी थी तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड और फिर जब वो ग्रो करके अच्छे पोइट बने थे, वो सारी अच्छी बातें लिखी है कि कैसे वो अच्छे पोइट बने, उनकी चाइल्डहुड में क्या क्या हुआ कि वो एक अच्छे पोइट बन गए। बाकी लेकिन जब भी हम कन्फेशनल पोइट्री की बात करते हैं ना, पोइट्स की बात करते हैं, तो वो अपनी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत दुखदाई रही है, जो कि जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, ख़राब इंसिडेंट्स अपनी लाइफ के बताते हैं। हालांकि वर्ड्सवर्थ जो है वो अच्छे इंसिडेंट्स बताते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छे पोइट बने। और कन्फेशनल जो पोइट्स होते हैं वो बुरे अनुभव बताते हैं, जो कि उनको एक उनकी लाइफ में डिज़ास्टर लाने वाले कुछ ऐसे चीज़ें वो बताते हैं, और एंड में जाके वो न्यूरोसिस या इमोशनल ब्रेकडाउन की बातें करते हैं। ये डिफरेंस है। चलो मैं इसको पढ़ लेती हूँ एक बार। A comparison may be drawn with the autobiographical mode of Wordsworth. In the Prelude, Wordsworth presents a long chronological account of his evolution from an ordinary boy to a sensitive poet. He takes up selected spots of time, key moments that stand out in his memory, analyzes their importance and contribution towards the making of the poet he grew up to be. ठीक है। द वर्क ऑफ द कन्फेशनल पोइट्स इज सिमिलर इन द सेंस दैट दे टू लुक बैक एट द पास्ट, picking out significant moments in their experience, but unlike Wordsworth, their main concern is not with the road taken to fame and glory. ठीक है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ के केस में था। रादर इट इज़ द पाथ टेकन टू न्यूरोसिस एंड इमोशनल ब्रेकडाउन्स दैट फैसिनेट दैम. They all seem to look back
totally mesmerized, examining every hurdle encountered, every landmark on the way. That fascinated them, इसलिए लिखा है इसमें पिछले वाली लाइन में कि ये सब चीज़ें ना उनको फैसिनेट करती थी, इमोशनल ब्रेकडाउन या न्यूरोसिस फैसिनेट करती थी। इसीलिए ना सिल्विया प्लैथ ने बहुत सारे अटैम्प्ट, आई थिंक 2-3 अटैम्प्ट किए थे सुसाइड करने के, और थर्ड अटैम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुई थी। देयर इज़ टोटल सेल्फ एब्जॉर्प्शन, नॉट just a celebration of the flattering moments of personal history but also the humiliating and demeaning experiences। इसमें जो है कोई सेलिब्रेशन नहीं है उनकी फ्लैटरिंग मोमेंट्स की, उनकी पर्सनल जो हिस्ट्री थी, उनकी जो अच्छी मोमेंट्स की कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हालांकि ह्यूमिलिएटिंग और डीमीनिंग जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा बताया है। फिर फेल्ड रिलेशनशिप पे भी उनके कुछ थीम्स रहे हैं। द कन्फेशनल पोइट स्पीक ऑफ पर्सनल फेलियर इन एस्टेब्लिशिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, जैसे कि उनकी फैमिली में ही उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो वो सब उन्होंने बताए हैं अपनी पोएम्स में। रॉबर्ट लोवेल इन मैन एंड वाइफ लाइफ स्टडीज़ उनकी एक बड़ी फेमस रही है ना, रॉबर्ट लोवेल की जो पब्लिश हुई थी, जो कि एक तरह से वाटरशेड मूवमेंट थी, है ना। तो उसमें एक मैन एंड वाइफ करके पोएम है, तो उसमें वो स्पीक्स ऑफ फेलियर ऑफ मैरिज, वो बताते हैं अपनी मैरिज की फेलियर के बारे में। द फॉल्ट लाइज समवेयर इन द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ। फॉल्ट कहाँ था कि वो अपनी वाइफ से प्रॉपर बात ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, लोवेल स्पीक्स ऑफ फेलियर नॉट ओनली इन मैरिज एंड सेक्शुअल रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन फिलियल ड्यूटीज। फिलियल में रिलेटेड टू द फैमिली, है ना। तो सेक्शुअल रिलेशनशिप ठीक नहीं था, मैरिज ठीक नहीं थी, फैमिली ड्यूटीज़ में भी वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे। इन होम आफ्टर 3 months अवे, ये एक पोएम है। ही मेंशंस हिज डॉटर, अगेन देयर इज़ अ फेलियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, लोवेल इज़ अवेयर दैट ही हैज़ फेल्ड समवेयर एज अ फादर, फादर के रूप में वो फेल थे एक तरह से। एंड वंस अगेन द रीज़न लाई विद इन, रीज़न कहाँ था, उनके अंदर ही था। द मेंटल कोलैप्स दैट ही सफर्ड इज़ द इनविजिबल डिवाइडर कीपिंग हिम अवे फ्रॉम द चाइल्ड। तो एक तरह से ना मेंटल कोलैप्स था, जिससे कि जिस वजह से वो अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते थे, बच्चे से बात नहीं कर पाते थे। देयर इज़ डिज़ायर, देयर इज़ लव, बट देयर इज़ at the same time a crippling force that nullifies all positive efforts towards establishing a proper rapport with others। तो क्या था, इच्छा तो थी बात करने की, प्यार भी वो करते थे अपने बच्चों से, बट कोई ऐसी फोर्स थी जो कि उनके जितने भी वो पॉजिटिव एफर्ट्स अपने बच्चों से अच्छे रिलेशनशिप बनाने में करते थे ना, तो वो फोर्स उनको पीछे खींच लेती थी। ये ऐसा बोल रहे हैं खुद से। लोवेल्स टीचिंग इज़ द रिवर्स ऑफ एलियट्स, लोवेल्स टेक्निक इज़ रिवर्स ऑफ एलियट की टेक्निक। और यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन किया गया है टी.एस. एलियट का और लोवेल का। ही डज़ नॉट ऑब्जेक्टिफाई एक्सपीरियंस। अब ये बोल रहे हैं कि जो लोवेल हैं वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते किसी भी एक्सपीरियंस को। देखो ऑब्जेक्टिफाई और सब्जेक्टिफाई मैंने पहले बताया। ऑब्जेक्टिफाई का मतलब होता है डिस्पैशनेट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को भर भर के कहीं डाल दो। एलियट नहीं करते थे ऐसा, ठीक है। और जो लोवेल थे वो सब्जेक्टिफाई करते थे, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस को डाल देते थे। किसी भी चीज़ को, कोई पोएम लिखेंगे, कोई इंसिडेंट होगा तो उसको सब्जेक्टिफाई कर देंगे, मतलब वो उसमें अपने इमोशंस डाल देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही पोर्ट्रेज इट एज इट इज़ नेकेड, रॉ एंड एलिमेंटल। जैसे मैंने आपको बताया, सीधा सीधा वो अपने इमोशंस को लिख देते थे। दिस इज स्टाइल दैट एलियट वुड हैव क्रिटिसाइज्ड। एलियट ने इस टेक्निक को या स्टाइल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। द वे ही क्रिटिसाइज्ड हैमलेट, तो एलियट ने हैमलेट को भी क्रिटिसाइज़ किया था। अब आप हैमलेट में आपने पढ़ी होगी, तो हैमलेट में भी क्या है, वो अपने इमोशंस बता रहे हैं ना, हैमलेट अपने इमोशंस बता रहा है ना, तो उन्होंने हैमलेट को भी क्रिटिसाइज़ किया था। एंड इट्स प्रॉब्लम फॉर लेकिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड। और ये एक और बात बताते हैं, बोलते हैं कि जो ये लोवेल है, रॉबर्ट लोवेल है, इनमें एक और प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी। तो जैसे मैं बता रही थी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की भी कमी वो बताते हैं। इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब भी यही है कि ऑब्जेक्टिफाई ना करके वो सब्जेक्टिफाई कर लेते हैं चीज़ को, ठीक है। इमोशन एज एलियट सीज इट मस्ट बी एक्सप्रेस थ्रू अ सुटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब कोई भी इमोशन, अगर कोई इमोशन बता भी रहा है ना अपना, एलियट ही बोलते हैं कि अगर कोई इमोशन बता भी रहा है ना अपना, तो उसके लिए एक सुटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होना चाहिए ना। और एक ऑब्जेक्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके तब अपना इमोशन बताया जाना चाहिए। एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होना चाहिए दैट बिकम्स सिंबॉलिक ऑफ द इमोशन टू बी कन्वेड, ठीक है। बट रॉबर्ट लोवेल वुड रादर स्पीक ऑफ हिज एक्सपीरियंस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली अपना एक्सपीरियंस बता देते थे। अब आपको पता होगा टी.एस. एलियट जो है वो उन क्रिटिसिज्म पे भी वो अपने लेक्चर्स देते थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके। तो वो एक क्रिटिक भी थे। फादर, अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे फादर कॉम्प्लेक्स को। इसमें फादर कॉम्प्लेक्स का पता क्या मतलब है कि जैसे हमने अभी रॉबर्ट लोवेल की बात की, तो वो अपने बच्चों से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि पोएट का अपने फादर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो किस किस पोइट ने क्या क्या लिखा है इस बारे में। फेल्ड filial relationship in confessional poetry takes on another form. This time the poet in the role not of parent but offspring, ठीक है। पहले फादर की बात हुई थी, तो अब पेरेंट की बात हुई थी, अब बच्चे की बात हो रही है ना, कि बच्चे का अपने फादर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। द चाइल्ड मोर्निंग फॉर द लॉस्ट फादर, बच्चा जो है वो अपने लॉस्ट फादर के लिए रो रहा है, बट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। कैसे रो रहा है, तो वो कुछ चीज़ें अभी तो हम जब सिल्विया प्लैथ की पोएम्स पढ़ेंगे ना, तो हमें काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। द थीम इज़ नॉट न्यू, एलियट ऑफन मेक्स अ थीम, ये कोई नया नहीं है। ये जो फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या फादर को याद किया जा रहा है, तो टी.एस. एलियट ने भी यूज़ किया है इसको। एलियट ऑफन मेक्स अ रेफरेंस टू फर्डिनेंड ऑफ द टेम्पेस्ट वीपिंग ओवर द सपोज्ड demise of his father, and Ariel's consoling lament is repeatedly invoked. तो वो बोलते हैं full fathom 5 thy father lies, है ना। मतलब एलियट ने टेम्पेस्ट के जो फर्डिनेंड है उनका जिक्र किया है और बताया है कि कैसे वो रोते हैं अपने फादर के लिए, और एरियल्स जो हैं वो उनको कंसोल करती है, जो फरिश्ते हैं उनको कंसोल करते हैं, और इस तरह की बोलते हैं फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, है ना, इस तरह से उनको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। फिर रॉबर्ट लोवेल जो है स्पीक्स ऑफ अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद हिज फादर, एंड सो डज थियोडोर रॉथके। रॉबर्ट लोवेल ने भी अपने रिलेशनशिप बताए हैं फादर के साथ कैसे थे, और थियोडोर रॉथके ने भी। सिल्विया प्लैथ, जॉन बेरीमैन एंड एनी सेक्सटन all seems to suffer from father complex. These attitude vacillates between एडोरेशन एंड एबोरेंस। हाँ, ये जो एटीट्यूड है ना इनका, जितने भी पोइट्स का, ऐसा नहीं कि नफ़रत 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 उन्होंने बताई है। पोएम में बीच में हेट्रेड भी है और प्यार भी दिखाते हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे ना सिल्विया प्लेथ की कुछ स्पेशली द कोलोसस जो पोएम है, उसमें हम बताते हैं ये सब। डैडी में भी शायद है थोड़ा बहुत ऐसा, है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस दैट दे एज मेंबर्स ऑफ द यंगर जनरेशन शुड आउटलिव द पेरेंट्स। ये तो देखो नो डाउट, ये बोल रहे हैं कि नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम अपने हमारे पेरेंट्स पहले मर जाते हैं, फिर हम बाद में मरते हैं, बट देयर रिस्पॉन्स टू देयर लॉस इज़ अननेचुरली इंटेंस। बट ऐसा पता होने पर भी हमारा जो उनका लॉस होता है हमारे लिए कितना अनबेरेबल होता है ना, ये बता रहे हैं, है ना। देर इज़ एन इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ फादर, अ फेलियर टू कोप विद द वर्ल्ड, रिमूव फ्रॉम हिज काइंड जेंटल केयरिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो तो पता ही है सबको। इनफैक्ट सो डीप इज़ द सेंस ऑफ लॉस दैट द पोएट इज़ लेफ्ट एज अ ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, एंड टोटल लॉस ऑफ इमोशनल बैलेंस। इसमें बताया कि इमोशनली वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दुख बताया हुआ है इनकी पोएम्स में। फिर नर्वस ब्रेक डाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्वस ब्रेक डाउन, ठीक है। द थीम ऑफ मेंटल कोलैप्स विच इज़ पार्शली द रिजल्ट ऑफ पेरेंटल लॉस। इसमें ना मेंटल कोलैप्स का थीम है, जो कि पेरेंटल लॉस की वजह से है, इज़ डेल्ट विथ by any sexton who remembers her father with
pangs of a guilty conscience. देखो एनी सेक्सटन के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने भी मेंटल कोलैप्स का थीम लिया था, जो कि अपने फादर को याद करती हैं और बहुत ही गिल्टी है, उनको गिल्टी फीलिंग है, ठीक है. शी कंसिडर्स हर सेल्फ अ फेलियर नॉट सिंपली एज अ डॉटर बट एज अ मदर. अच्छा, वो गिल्टी फीलिंग ये भी है कि एज अ डॉटर नहीं अपने आप को वो करती हैं, फेलियर महसूस करती हैं, एज अ मदर भी फेलियर फील करती हैं. द मदर ऑफ 2 daughters, है ना, उनकी 2 बेटियां थी एनी सेक्सटन की, could never forgive herself for being a failed parent as she thought. At the same time, she blamed herself for the death of her parents. Such feeling of guilt are recounted in the poems of To Bedlam and Partway Back. अच्छा, इनकी ये पोएम है, इसमें इन्होंने बताई है, ये जिक्र किया है इस चीज़ का, ठीक है. Lowell speaks of his mental breakdown in Home After 3 Months Away and Waking in the Blue. लोवेल जो है वो भी मेंशन करते हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, होम आफ्टर 3 months अवे एंड वेकिंग इन द ब्लू हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये इसमें मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में बात की गई है. रॉथके एंड बेरीमैन टू रेफर टू देयर नर्वस ब्रेकडाउन, वो भी नर्वस ब्रेकडाउन की बात करते हैं. तो नर्वस ब्रेकडाउन सबकी उसमें थीम रहा है, सबकी पोइट्री में ये थीम रहा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुसाइड, डेथ एंड डिजीज. With these confessional poets speak of their when these confessional poets speak of the breakdown and personal failures, they seem to be drawn more and more deep into sorrow and despair. Obviously, ये तो है ही, जब ब्रेकडाउन होता है, पर्सनल फेलियर होता है, तो सॉरो और डीप डिस्पेयर में तो आदमी जाता ही है. नॉट सरप्राइजिंगली द थॉट्स ऑफन टर्न टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन. ऑब्वियस, देखो, ब्रेकडाउन हुआ, पर्सनल फेलियर हुआ, सॉरो डिस्पेयर आया, उसके बाद जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कुछ लोग सोचते हैं. सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सुसाइड फॉर्म्स अ मेजर थीम इन द पोएम्स. अब इनकी पोएम्स में ये भी बहुत मेजर थीम है. इन द पर्सनल लाइव्स टू मोस्ट ऑफ देम रिमेन सुसाइडल, ठीक है. ये तो है ही, सिल्विया प्लैथ ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, एनी सेक्सटन को भी बोलते हैं, जॉन बेरीमैन को भी बोलते हैं ऐसा ही. तो सिल्विया प्लैथ, एनी सेक्सटन एंड जॉन बेरी डाइड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ्स. इन द वर्क्स ऑफ अदर कन्फेशनल पोइट्स टू सुसाइड एंड डेथ आर ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर. अब जब एक तो पोएम सिल्विया प्लैथ ने ऐसी भी लिखी है कि जिसमें उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था और उसके बाद जब डॉक्टर ने उनको बचा लिया था तो उन्होंने डॉक्टर को भी बड़ा कुछ बोला था उस पोएम में. It is not simply death that their poetry speaks of. It also deals with physical sickness, disease, decay. Consequently, a lot of unromantic element creeps into poetry. As unromantic elements भी हैं इसमें. As Robert Philip puts it, there is no longer any poetic or unpoetic material. Nothing is taboo in confessional poetry. कुछ भी confessional poetry में poetic या unpoetic नहीं है, कोई भी टैबू नहीं है, किसी चीज़ को अवॉइड नहीं किया गया है. जैसे कि लोवेल जो है वो स्पीक्स ऑफ मायोपिया, रोथके ऑफ हाइड्रोथेरेपी, सेक्सटन ऑफ personal private experiences of being a woman, of topics as controversial as masturbation and menstruation. The ugly and grotesque inspired poetry is in the same manner as the beautiful and the good. Okay, now desire of shock. डिज़ायर टू शॉक, ठीक है, अगला पॉइंट है ये. द डिज़ायर बिहाइंड सच पोइट्री इज अर्ज टू शॉक. अब ऐसी पोइट्री क्यों लिखते हैं लोग? ताकि लोग शॉक हो जाएं, उनको, है ना. दिस डिज़ायर टू शॉक इज मैनिफेस्टेड इन द यूज ऑफ कन्वेंशनल थीम्स, आउटस्पोकन लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस ऑफ अनकंटेन्ड फ्यूरी. तो ये जो डिज़ायर है शॉक करने की, इसको पूरा करने के लिए कैसे? अनकन्वेंशनल थीम्स, आउटस्पोकन लैंग्वेज एंड फ्यूरी, बहुत ही अनकंटेन्ड फ्यूरी, गुस्सा जो है वो दिखाया जाता है. All this requires courage, and it is courage that the confessional poets lay claim to, the courage to come face to face with reality, no matter what the consequences, no matter how painful the experiences. इसके लिए करेज की ज़रूरत होती है, और एक करेज ही है जो कि कन्फेशनल पोइट्स को फेस टू फेस लाता है रियलिटी के साथ एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस के साथ. अब क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी लेंगे हम. आई थिंक आई शुड ड्रॉप इट हेयर नाउ.
मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ इसको, तो क्वेश्चन ऑफ यूथेंटिसिटी। थैंक यू सो मच। इससे पहले भी मैंने कुछ पार्ट्स अपलोड किए हैं, प्लीज़ उनको भी आप देख लीजिए, तो हमारा ये कन्फेशनल पोइट्री ना अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।